हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। क्लास 9 के लिए ज्ञानकुंज पब्लिक स्कूल की तरफ से आपकी ये विज्ञान की क्लासेस है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। सबसे पहला चैप्टर है, देखिए चैप्टर की बात स्टार्ट करने से मैं आपको शुरू करूं। आप लोगों ने विज्ञान पिछले क्लासेस में पढ़ा है और इस कक्षा 9 में भी पढ़ेंगे। ठीक है, आपने देखा है विज्ञान जब भी आप पढ़ते हैं वो लगभग 3 पार्टों में आपको जो है रिलेट संबंध करता हुआ दिखेगा। नंबर 1 जो है कुछ ऐसी चीजें जिनका संबंध आपका भौतिक जगत से है, भौतिक वस्तुओं से है, उनके बारे में भौतिक वस्तुओं में जो भी परिघटना दिखेगी। नंबर दूसरा जिनसे जैसे कि नंबर दूसरे पार्ट में नंबर दूसरे भाग में आएगा आपको जिसमें रासायनिक चीजों के बारे में आपको अध्ययन करने को मिलेगा। नंबर तीसरा भाग कि जिसमें आपको जीवों से संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित उनके प्रजनन के बारे में, उनके वृद्धि के बारे में और उनके और भी जो चीजें उनके अंदर, यानी कहें कि जीव और पौधों से रिलेटेड के अंदर जो भी प्रक्रिया होती है उनके बारे में समझने के लिए जो है आपको बताया गया होगा। तो कहने का मतलब है कि आपका विज्ञान जो है मोस्टली 3 भागों में बटा है। नंबर 1 भौतिकी विज्ञान, सेकंड आपका रसायन विज्ञान और थर्ड आपका जीव विज्ञान। मैं आपको बताऊंगा भौतिकी विज्ञान के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जब आप किताब देखेंगे तो सबसे पहला आपका चैप्टर है वो है गति के बारे में। जरा मैं आपको गति के बारे में बताना चाहूँ कि गति होती क्या है। सिंपली आप सभी लोग जानते हैं, सुबह अगर आप सोकर उठते हैं तो चलते हैं, पैदल चलते हैं या कहीं काम के लिए जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वैसे कुछ भी करते हैं, तो आप देखते हैं कि प्रत्येक अवस्था में आप अपनी स्थिति को बदलते हैं। आप जब चलते हैं तो काम क्या करते हैं, आप अपनी स्थिति को बदलते हैं। तो स्थिति जब आप बदलती है तो वो प्रक्रिया क्यों हो रही है? तो आप कह सकते हैं कि अगर समय के साथ मेरी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, इसके कारण हम क्या कर रहे हैं, गति की अवस्था में है या फिर गति कर रहे हैं। कहने का ये मतलब कि अगर उस गति की बात करें जो आपका नाम यहाँ पे लिख रखा है चैप्टर गति के बारे में, मोशन से आप कह रहे हैं कि यदि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो कहेंगे कि वो वाली वस्तु कैसे है, गति की अवस्था में है। ठीक है, या स्थिति में परिवर्तन हुआ है तो उसका कारण क्या है, गति। यानी जब गति में है, या ये ऐसे कह सकते हैं कि अगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वो वाली वस्तु गतिमान है या गति की अवस्था में है। ठीक है, तो चलिए अब इस गति के बारे में पढ़ना है। इस गति से पहले आपने कुछ चीजें आपको बताना जरूरी है। उसमें से जो सबसे पहला पॉइंट है वो है भौतिक राशियां। ठीक है, अब हम बताने की कोशिश करें कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। ठीक है, अब देखिए आप बहुत सारी चीजें अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं। आप चल रहे हैं तो गति की अवस्था में है, कोई वस्तु रखी गई है तो उसको आप जो है बल लगा रहे हैं, या किसी वस्तु का विस्थापन हो रहा है, वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है। बहुत सारी चीजें आपके जीवन में अनुभव करने योग्य हैं। अब ये भी आप देखते हैं कि उन सभी वस्तुओं को आप काम क्या कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से आप जो है माप कर बता सकते हैं या कह सकते हैं कि उसकी अपनी एक निश्चित मात्रा हो। ठीक है, तो इस भौतिक जगत में हम भौतिक राशि की बात करें तो हम ऐसी वस्तुओं को भौतिक राशि कह सकते हैं जिसका संबंध किसी न किसी आपके भौतिक परिघटना से होता है। भौतिक परिघटना का क्या मतलब, जो कुछ भी आप कर रहे हो या जो कुछ भी इस जगत में हो रहा है, तो वो सभी राशियां जिनका संबंध उस भौतिक परिघटना से हो और उसे आप किसी न किसी तरीके से माप सके। मापने का तरीका 2 है, या तो प्रत्यक्ष या डायरेक्टली उसे माप सके या इनडायरेक्टली, या यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिख रखा है भौतिक राशियां क्या होती हैं कि जिसका संबंध किसी न किसी भौतिक परिघटना से होगा ही होगा, या उसे आप जो है संख्यात्मक मान, या उनका कोई ना कोई एक संख्यात्मक मान निश्चित एक वैल्यू होगी, उसका कोई मात्रक होगा और वो राशि कैसी होगी, मापने योग्य होगी। मापा कैसे जा सकता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। कहने का ये मतलब कि भौतिक राशियां वो राशियां हैं कि जिनका संबंध किसी न किसी भौतिक परिघटना से होगा, जिसका कुछ संख्यात्मक मान होगा, उसका कुछ मात्रक होगा और उसे आप किसी न किसी तरीके से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से माप सकते हैं। ऐसी राशियों को हम कहते हैं भौतिक राशि। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो अगर मान लीजिए कि हमें जो है एक वस्तु की लंबाई मापनी है। ठीक है, तो लंबाई मापने के लिए हम काम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे। ठीक है, अब उस स्केल में देखेंगे कि एक निश्चित दूरी को एक निश्चित मान द्वारा व्यक्त किया गया है। हम बस बहुत सारी भौतिक संख्या में असंख्य हैं, हजारों हैं,
लेकिन हम सिर्फ एक राशि की बात कर रहे हैं, एक लंबाई की, जिसे हम दूरी कह रहे हैं, उसे हम स्केल द्वारा माप रहे हैं। ठीक है, स्केल द्वारा जब हम मापते हैं तो मापने की प्रक्रिया में हमने ये देखा है कि स्केल इस तरीके से, उस पर बहुत सारे खांचे बने हैं। ठीक है, उस खांचों में एक जो सबसे छोटी दूरी है उसे आप कहते हैं 1 मिलीमीटर, और उससे थोड़ी बड़ी वाली दूरी जैसे 1 मिलीमीटर के 10 खाने बने हैं उसे हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब देखिए, अब ये बात हुई कि अब हम इससे इसको मापेंगे, इस दूरी को। ठीक है, तो जब मापेंगे तो मान लें कि ये लंबाई यहाँ से 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 3 या 4 सेंटीमीटर कुछ भी हो जाए, तो कहेंगे ये लंबाई 14-15 सेंटीमीटर कुछ भी है, आपने जो है कहते। तो आप जब देख रहे हैं तो इसमें दो चीजें आपको दिख रही हैं कि अगर आप इस भौतिक राशि लंबाई को माप रहे हैं, ठीक है, या दूरी को माप रहे हैं, तो मापने में आपको क्या दिखती, इस मापन में आपको दो चीजों की आवश्यकता पड़ी। नंबर 1 किसकी आवश्यकता पड़ी, यहां से यहां तक जो आप क्वांटिटी व्यक्त कर रहे हैं या मात्रा, जिसे आप कहेंगे संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान। और नंबर दूसरा आपने कहा कि जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, कुछ में भी माप सकते हैं। तो दूसरा जो मापने के लिए जो दूसरी चीज की आवश्यकता है वो क्या होगा, मात्रा। मतलब ये कि किसी भी भौतिक राशि को यदि आप माप रहे हैं तो मापने के लिए दो चीजों की आवश्यकता हुई, किसकी आवश्यकता हुई, संख्यात्मक मान और मात्रा। ठीक है, तो भौतिक राशियां वो राशियां होंगी जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से होगा, संख्यात्मक मान होगा, उनका कुछ मात्रक होगा और वो मापने योग्य होंगे, चाहे वो जैसे मापे। ये तो प्रत्यक्ष है, परोक्ष रूप से आप माप सकते हैं, जैसे ताप वगैरह को आप माप रहे हैं। ठीक है, अब मापने के लिए किनकी आवश्यकता हुई, संख्यात्मक मान और मात्रा की। तो किसी भी भौतिक राशि को आपको मापना है तो इन दो चीजों की आवश्यकता है, संख्यात्मक मान और मात्रा। ठीक है, अब संख्यात्मक मान और जरा मात्रा की बात कर ली जाए कि हमें ये अगर इसको डिफाइन करना हो तो मात्रा को कैसे डिफाइन करेंगे और संख्यात्मक मान को कैसे हम डिफाइन करेंगे। मात्रा की चलिए हम बात करते हैं। जब मात्रक चुनना हुआ तो मात्रक के लिए अब देख सकते हैं कि दूरी अगर आप माप ही रहे हैं तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लंबाई को किसी भी मात्रक, तो मीटर देखेंगे तो लगभग इतनी दूरी है, सेंटीमीटर इतनी बड़ी है, मिलीमीटर उससे छोटा, माइक्रोमीटर उससे भी छोटा। ठीक है, तो जब संख्यात्मक मान की जब बात, मात्रक की बात है कि मात्रक को हम कैसे जो है करेंगे, तो मात्रक को डिसाइड करने के लिए, किसी भी मात्रक को डिसाइड करने के लिए अपने आप वैज्ञानिकों ने एक यादृच्छिकता निश्चित मान को माना। और वो मान कैसा था, उन्होंने कहा कि अगर हम किसी भौतिक क्वांटिटी को माप रहे हैं तो उसका जो एक मात्रक, एक निश्चित दूरी हम लेंगे, उस दूरी को कहेंगे उसका एक मात्रक। अब वो मात्रक अगर लंबाई को मापते हैं तो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर कुछ भी दे लें। किसी और क्वांटिटी को मापते हैं, जैसे चाल मापते हैं तो मीटर पर सेकंड में हो, सेंटीमीटर पर सेकंड में हो, तो उसकी एक निश्चित यानी कहें एकांक वाली मात्रा को ही जो यादृच्छिकता जो है मान दिया। ऐसा नहीं कि कहा गया कि जो है इस तरीके से ऐसा है, सेंटीमीटर यहाँ इतना दूरी लेंगे, कहीं और जाकर कुछ और ले लेंगे। मतलब एक निश्चित क्वांटिटी की मात्रा को ध्यान में रखकर यादृच्छिकता का मतलब होता है एट रैंडम, अपने मन से वैज्ञानिकों ने कहा कि किसी भी भौतिक क्वांटिटी की एक निश्चित मात्रा, एकांक मात्रा को कहेंगे उस भौतिक क्वांटिटी का मात्रक। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब मात्रक उन्होंने चुन लिया, जरा हम उदाहरण के तौर पर लंबाई की बात कर रहे हैं, लंबाई की, तो लंबाई के लिए हम बहुत सारे उपयोग करते हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर और जो है पिकोमीटर, नैनोमीटर, बहुत सारे मात्रा। तो इसमें से मीटर के लिए एक निश्चित दूरी तय की गई, इतने तक की दूरी को हम कहेंगे 1 मीटर। मतलब कि एकांक जो मात्रा होगी वही कहलाएगी उसका जो है मात्रा। ठीक है, मिलीमीटर की दूरी को कहा, इतने छोटी दूरी को सभी लोग माने, कोई एक आदमी नहीं, पूरा विश्व, पूरा जो है संसार इस चीज को मानेगा कि इतने तक की दूरी को ही हम कहेंगे 1 मिलीमीटर, अब वही कहलाएगा मिलीमीटर का मात्रा। सेंटीमीटर, इतने तक की दूरी को हम कहेंगे 1 सेंटीमीटर, वो पूरे विश्व के लिए प्राप्त होगा, और वो कहलाएगा जो है वो भी एक मात्रक। ठीक है, तो जब मात्रक को यादृच्छिकता जब चुन लिया गया तो अब कहा गया कि अब दूसरा जो है संख्यात्मक मान जो है हम कैसे जो है डिसाइड करेंगे, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक तो हमने कह दिया, संख्यात्मक मान कैसे जो है हम बताएंगे। तो जब किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान की बात है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तभी हम कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5 कुछ भी कितना सेंटीमीटर है, ये कितना सेंटीमीटर है, तो वो चीज बताता है इसका संख्यात्मक मान। और इसको कैसे जो डिफाइन किया गया शब्दों में,
मान लीजिए हमने कहा कि 1 सेंटीमीटर जो है 1 सेंटीमीटर जो है एक लंबाई का मात्रक है, ठीक है। अब ये यहां से यहां तक की दूरी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये इसका तो मात्रक हो गया, दूरी का मात्रक सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर मिलीमीटर रहें, चाहे कहें 1 सेंटीमीटर, चाहे 1 मीटर, चाहे 1 किलोमीटर, बात दोनों बराबर है, ठीक है। तो अब जब इसके मात्रक की बात है तो संख्यात्मक मान की बात है, तो देखिए इसे जो है इसको हम जो है इसको स्टैंडर्ड वैल्यू भी बोलते हैं, प्रमाणिक मान। कहीं कहीं पर प्रमाणिक मान भी इसमें जो लिख रखा होगा। तो संख्यात्मक मान जो ये बताता है, किसी भी भौतिक क्वांटिटी का संख्यात्मक मान हमें ये बताएगा कि उसका जो मात्रक है, उसका जो मात्रक है उस क्वांटिटी में कितनी बार जो है सम्मिलित है। जैसे मान लीजिए कहा गया कि ये दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो ये उसका जो है परिमाण या मान यह हो गया, जिसे आप संख्यात्मक मान कह रहे हैं। और ये जो है जो सेंटीमीटर है ये इसका मात्रक हो गया। तो मतलब ये कि अगर जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो भौतिक राशियां हैं उसका जो संख्यात्मक मान है वो हमें ये बताता है कि उस भौतिक क्वांटिटी का जो मात्रक है उसमें कितनी बार सम्मिलित है। तो अगर जरा इस चीज को हम जानने की कोशिश करें तो हम कह रहे हैं कि इसका मात्रक सेंटीमीटर, देखिए 1 सेंटीमीटर 1 बार सम्मिलित है, 2 बार सम्मिलित है, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो संख्यात्मक न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमें ये बताता है कि उसका जो मात्रक है उसमें कितनी बार सम्मिलित है। मान लीजिए कहा गया कि दूरी जो है 50 मीटर है, ठीक है। इसका जो मात्रक कितना है 1 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक जो 50 मीटर होगा उसमें क्या हम जान सकते हैं कि इसमें जो इसका जो है ये मात्रक है उस पूरी जो है मात्रा में कितनी बार सम्मिलित हो, कितनी बार सम्मिलित है 50 बार। तो इस तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता है, संख्यात्मक मान और मात्रक, ठीक है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशियों का हमें करना है वर्गीकरण। देखिए ये इनकी टाइप 2 प्रकार की होती हैं और इनका क्लासिफिकेशन भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो इनका जो वर्गीकरण है फिजिकल क्वांटिटी का वर्गीकरण, चलिए ठीक है, इनका वर्गीकरण ये इनका वर्गीकरण 2 भागों में किया गया। नंबर 1 अदिश राशियां, नंबर दूसरा जो है सदिश राशियां। अब चलिए ये आवश्यकता क्यों हुई अदिश और सदिश हमें बनाने की। देखिए अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लेवल पे है नहीं, ये भी मैंने अपनी थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बता दिया। अब यहाँ पर मैं आपके लेवल की बात कर रहा हूँ। अदिश और सदिश राशियां किसे कहते हैं। देखिएगा अगर आप घर से स्कूल आ रहे हैं या घर से आपका स्कूल है या घर से कहीं जाना है, तो जाते या स्कूल आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो जाने की प्रक्रिया में आप या किसी ने पूछा कि आपका स्कूल किधर है या आपको जाना है तो किधर जाना है, ठीक है। तो मान लीजिए स्कूल आना है, आपने कहा कि मेरा घर से जो स्कूल है वो लगभग 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है। आप यहाँ हैं, आपका स्कूल कहीं यहाँ है या यहाँ कहीं 1 किलोमीटर आपकी दूरी है, ठीक है। कोई आदमी आपका स्कूल नहीं देखा है, वो स्कूल आपको मतलब कभी गया नहीं आपके स्कूल। अगर आप कह रहे कि मेरे घर से हमारे स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर है, तो जरा आप अपने दिमाग में बैठाइए, क्या वो आदमी ये स्पष्ट और क्लियर जान पाएगा कि आपका स्कूल कहाँ है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जान पाएगा। वजह क्या है? वो बस इतना जान सकता है कि आपका स्कूल आपके घर से कितनी दूर है, तो बस लेकिन ये तो नहीं जान पाएगा ना कि किधर है। लेकिन जरा सोचिए कि आपने कह दिया कि मेरे ये आपका अगर दिशा है इधर, मान लीजिए इधर आपका दूरी है दक्षिण साइड, आपने कहा कि यहाँ मेरा घर है और मेरे घर से ठीक दक्षिण साइड 1 किलोमीटर जो है मेरा स्कूल है। तो आदमी अगर चाहे तो आपकी स्कूल की लोकेशन या स्थिति को सही से समझ जाएगा और आपके स्कूल पहुंचने के चांसेस जो है ज्यादा हो जाएंगे। मतलब ये कि क्वांटिटी को यहाँ पर हम जो है दूरी को लेकर बात कर रहे थे, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर आपने सिर्फ उसको बताया है कि हमारे स्कूल जो है यहाँ से इतनी दूर है। मतलब ये कि आपने सिर्फ जो है अपने स्कूल के जाने की जो मात्रा है उसे आपने बता दिया, और यहाँ पर आपने काम क्या किया कि स्कूल जाने की मात्रा के साथ साथ आपने अपने स्कूल की स्थिति को भी बता दिया। मतलब ये स्कूल की स्थिति को समझने के लिए या स्कूल को तक सही से आदमी को पहुंचने के लिए 2 चीजों की उसे आवश्यकता होती है। एक तो ये कि कितनी दूर है, और दूसरा जो है इनके और इनके सापेक्ष जो है या कहें कि आपके घर के सापेक्ष स्कूल की स्थिति क्या है, ठीक है। तो यानी ये भी एक भौतिक राशि है,
इसे सही से व्यक्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होगी। अब कुछ राशियां ऐसी होती हैं कि जिसे सिर्फ और सिर्फ उनकी मात्रा के द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है, और कुछ जो है ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए मात्रा के साथ साथ उनके पास उनकी स्थिति, या इसे सीधा सा कह सकते हैं साधारण भाषा में दिशा की भी आवश्यकता होती है। मतलब ये कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक अदिश राशि यानी वो राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, पूरे तरीके से व्यक्त करने के लिए केवल और केवल उनके परिमाण और मात्रा की आवश्यकता हो। मात्रा की बात करें, मात्रा नहीं, उनके परिमाण या मात्रा के साथ साथ मात्रा की आवश्यकता हो, यानी सीधी सी बात करें परिमाण या मात्रा की बात कर रहे हैं, परिमाण। और दूसरी राशियां ऐसी होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए मात्रा और परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसी राशियों को सदिश कहते हैं, और जिसे व्यक्त करने के लिए सिर्फ मात्रा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं अदिश राशियां। और उदाहरण की बात करें तो जैसे मान लें कि हम कह रहे हैं कि ये लंबाई है, तो 2 किलोमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर लंबाई, या कहते हैं कि एक वस्तु का द्रव्यमान है या वस्तु गतिमान है तो उसकी चाल है। यानी कुछ राशियां ऐसी होती है जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए सिर्फ हम परिमाण बता दें तो वो सफिशिएंट या पर्याप्त होती है। लेकिन कुछ राशियां ऐसी भी होती हैं जिसे सिर्फ मात्रा बता देने से वो पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं होती, बल्कि उन्हें व्यक्त करने के लिए मात्रा के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ऐसी राशियों को कहते हैं सदिश राशि। ठीक है, इसमें से हमने कुछ उदाहरण लिख रखे हैं, आप किताब में देखकर बिल्कुल जो है आप उसे जो है समझ सकते हैं। ठीक है, अब तो ये तो हो गई कि राशियों को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद आपका पॉइंट है जो असली यहाँ पे स्टार्ट है वो मोशन। हमने अदिश और सदिश के बारे में इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी उसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, आपका पॉइंट है सरल रेखा में गति। सभी लोग साइकिल से, पैदल या बाइक से सभी लोग सवार करते हैं। ठीक है, लेकिन जरा सोचिए कि अगर आप काम क्या कर रहे हैं, सीधे चल रहे हैं। ठीक है, सरल रेखा का मतलब होता है सीधे का, ध्यान रखिएगा, इधर ऐसे नहीं मुड़ना नहीं है, सीधे चल रहे। तो अब हम ऐसी गति को कहते हैं सरल सीधी रेखा में गति या सरल रेखा में गति। चलिए, सरल रेखा में जब आप गति करते हैं तो वहां पे जो है दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो आपके सिलेबस में है। सिर्फ मैं वही चीजें बता रहा हूं, बाकी तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, वो सबसे पहला पॉइंट है दूरी की बात करें। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने एक चित्र बनाया है, एक वस्तु से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है। जरा सोचिए कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जा सकते हैं। मुझे मान लीजिए कि यहाँ से वहां जाना है, मैं सीधे भी जा सकता हूँ, ऐसे घूम के भी जा सकता हूँ, ऐसे zigzag चलते हुए भी जा सकता हूँ, मैं ऐसे घूमते घूमते कहीं से भी वहां आ सकता हूँ। मतलब है कि अगर किसी भी वस्तु को या हमें ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, हम रैंडम फ्री में कैसे जाएं, तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है किसी भी पथ से होकर जा सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, हजारों, लाखों, या कह सकते हैं अनंत पथ हमारे पास है। अगर मैं फ्री हूं चलने के लिए तो मेरे पास अनंत पथ है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक वस्तु जो है यहाँ किसी भी पथ से यहाँ तक जा रही है। ठीक है, जब जाएगी तो आप ऐसे देखते हैं, अगर आप बाइक से जा रहे हैं, बाइक को अगर आप एक्सीलरेटर करिए और बहुत तेजी से पहुंच जाएंगे। एक आदमी चल रहा है, उसका एक्सीलरेटर धीरे धीरे है तो वो थोड़ा देर में पहुंचेगा। लेकिन अगर ये दोनों पहुंचने में समान दूरी को तय करने में कोई अधिक समय ले सकता है, कोई कम समय ले सकता है। ठीक है, तो हमारा पॉइंट अभी दूरी है। दूरी को कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए, अगर एक वस्तु यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ समय लेती है तो इस समय अंतराल में या इस समय में इसने इस पथ पर चलते हुए जितनी ये लंबाई तय करी है, ठीक है, यही पथ की लंबाई कहलाती है हमारी वस्तु द्वारा चली गई दूरी। या किसी समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई भी कहलाती है उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी। यहाँ पे हमने लिखा है किसी समय में तय पथ की लंबाई भी कहलाती है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात आई कि विस्थापन के बारे में। देखिए, दो चीजें हैं, दूरी और विस्थापन। यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, दूसरा शब्द है विस्थापन। चलिए देखिए, ये पथ की लंबाई आपको सिर्फ लंबाई ही मापना है, चाहे वो इस दिशा में हो चाहे किसी भी दिशा में। दिशा मायने नहीं रखती, मतलब ये कि लंबाई कैसी राशि होनी चाहिए, अदिश राशि। सेकेंड आपका पॉइंट है सदिश राशि। अब ये विस्थापन, ये विस्थापन कैसे हम डिसाइड करेंगे? किसी भी वस्तु का विस्थापन हम कैसे जो है डिसाइड करेंगे? देखिए, विस्थापन के लिए हमने यहाँ से यहाँ तक इस पथ द्वारा भी चल सकते हैं, इस पथ द्वारा भी चल सकते हैं, सीधे भी चल सकते हैं, ऐसे भी चल सकते हैं।
कैसे भी चल सकते हैं। लेकिन काम क्या करें, वस्तु को प्रारंभिक और अंतिम अवस्था को हम एक सीधी लाइन द्वारा मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन आपको क्या जो है दिखाई दे रही है, लाइन पर अगर हमें तीर द्वारा तीर को ऐसे करके तीर लगा दें तो ये जो तीर है वो क्या दिखा रहा है, वस्तु की प्रारंभिक या प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जो है अंतिम स्थिति, अंतिम जो है अवस्था। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक बाण है, ये बाण क्या दिखा रहा है, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच की स्थिति। ठीक है, तो अब हम दूसरे शब्द के विस्थापन की बात करें। देखिए, वस्तु को हम चाहे इस पद से लेके जाएं, चाहे इस पद से लेके जाएं, चाहे इस पद से लेके जाएं, प्रत्येक कंडीशन में प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच की स्थिति यही जो है तीर जो है प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब देखिए, तो अब हम विस्थापन की बात करें। देखिएगा, आप किसी भी पद से यहाँ तक लेके जाएं तो पद की लंबाई तो अलग अलग हो जाएगी, लेकिन जो है प्रारंभिक और अंतिम अवस्था की स्थिति कैसी रहेगी, समान रहेगी। क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था की स्थिति को कैसे मैंने कहा कि पहले वाले स्थिति और अंतिम स्थिति को एक सीधे बाण द्वारा दिखाने तो हमेशा स्थिति जो है पहले के सापेक्ष दूसरी स्थिति तो यही रहेगी ना। ठीक है, तो इस तरीके से किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच की स्थिति या बीच की दूरी को कहते हैं उस वस्तु का विस्थापन। विस्थापन का ये मतलब होता है कि वस्तु जो है यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हुई, किस पद से होकर, मतलब ये नहीं, उसका जो विस्थापन होना है, विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच की क्या कहते हैं, पद की लंबाई कहलाती है विस्थापन। अब देखिएगा, विस्थापन एक सदिश राशि होती है, सदिश होती है। इसे हम सदिश क्यों कहें, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसका कुछ न कुछ मात्रा है या परिमाण है, और ये किसी भी पद से होकर जाए, ये जो है इसकी स्थिति या दिशा की बात करें, क्योंकि परिमाण के साथ किसकी आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में इसकी जो दिशा होगी कैसे होगी, ये पहले वस्तु से दूसरे वस्तु की तरफ होगी, यानी इसके पास जो है इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दूसरे जो है स्थिति की भी आवश्यकता होगी। मतलब ये कि इसके पास परिमाण है और दिशा है, इसलिए विस्थापन कैसी राशि हो गई, सदिश राशि। ठीक है, तो ये हमने अदिश और सदिश राशियों के बारे में थोड़ा सा बता दिया, और जिससे विस्थापन और दूरी मैंने बता दिया। अब बात है कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। ठीक है, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, जरा मैं इसको आपको बता दूं। जो दूरी होती है किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई होती है। ठीक है, अब हम बात करें कि इसके विस्थापन की, तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच की जो है न्यूनतम दूरी होती है, जिसके पास परिमाण या मात्रा के साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होता है। यहाँ इसके पास क्या होती है, ये अदिश राशि है जिसके पास केवल परिमाण होता है, ये सदिश राशि है जिसके पास दिशा नहीं होता है परिमाण के साथ। दूरी, कोई भी वस्तु अगर गतिमान है तो दूरी हमेशा ग्रेटर देन शून्य। ग्रेटर देन शून्य का मतलब होता है धनात्मक। इसके बारे में हम थोड़ा बता रहे हैं। और विस्थापन जो है किसी वस्तु का शून्य भी हो सकता है और आपका शून्य से बड़ा भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, अब चलिए जरा इसको थोड़ा सा हम स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पर आपके बारे में बता रहे हैं कि दूरी कैसे जो हमेशा ग्रेटर देन शून्य होती है। एक वस्तु जो है यहाँ से यहाँ तक चले, यहाँ से स्टार्ट की चलना, किसी समय में यहाँ से यहाँ तक वो पहुंच गई। ठीक है, तो अगर ये जो दूरी होती है, हमने कहा कि ये क्या होती है, पथ की लंबाई। तो अगर जो है ये पथ की लंबाई जब भी वो चलेगी, तो अगर गतिमान वस्तु है तो कुछ न कुछ तो वो पथ तय ही करेगी। ऐसा नहीं कि वो पथ शून्य तय करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर वस्तु गतिमान है तो कुछ न कुछ पथ जो है तय ही करेगा। तो ये अगर कुछ न कुछ ये पथ तय करते हैं तो ये पथ की कुछ न कुछ लंबाई होगी, और ये लंबाई हमेशा कैसी होगी, धनात्मक। ऐसा नहीं कि ये ऋणात्मक में चलेगी, हमेशा पथ की लंबाई कैसी होगी, धनात्मक। तो कह सकते हैं दूरी कैसी होगी, ग्रेटर देन शून्य। ग्रेटर देन शून्य का मतलब भी होता है वस्तु का जो भी ये मात्रा है कैसी है, धनात्मक। सेकंड हमने कहा विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। देखिए, अगर कोई वस्तु विस्थापित होती है तो जो इसे हम कह रहे हैं कि ये एक सदिश राशि, तो सदिशों को व्यक्त करने के लिए एक हम स्थिर बिंदु, निश्चित बिंदु के सापेक्ष ही किसी सदिश को हम व्यक्त करते हैं। ये आप कक्षा 11 में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा। तो उसके लिए निर्देशांक हम खींचते हैं। निर्देशांक में एक तरफ धन होता है, एक तरफ ऋण होता है। ध्यान रखिएगा, अगर वस्तु विपरीत दिशा में धन की चलती है तो वो उसकी जो मात्रा होती है उसे हम ऋण में लिखते हैं। तो हो सकता है विस्थापन जो है सदिश है तो वो ऋणात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है या शून्य से बड़ा भी हो सकता है। शून्य कैसे हो सकता है, चलिए मान लीजिए कि एक वस्तु जो है वृद्धि पथ पर चल रही है, तो
जब वो अपना एक चक्कर नेट पूरा करेगी, जब यहाँ पहुंच जाएगी, तो अब इसके विस्थापन की बात करें, विस्थापन कितना होगा? अभी हमने कहा विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच की पथ की लंबाई होती है। तो ये मान लीजिए प्रारंभिक अवस्था यही थी और फिर ये घूम के यहीं पे आ गया, तो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच की पथ क्या हो गया? ये शून्य। क्योंकि देखिए अभी हमने कहा यहाँ से यहाँ पहुंची, ये प्रारंभिक और अंतिम अवस्था, ये जो पथ होता है प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच का न्यूनतम पथ, ठीक है। तो ये न्यूनतम पथ यहाँ है, और यहाँ पे बात करें न्यूनतम पथ क्या होगा? जहां से चले वहीं आ गए, तो न्यूनतम पथ क्या हो गया? शून्य। तो न्यूनतम पथ आपका शून्य हो गया, तो विस्थापन भी क्या हो गया? शून्य, क्योंकि वही न्यूनतम पथ क्या है? विस्थापन, ठीक है। अब धनात्मक की बात करें तो अगर धन दिशा में ये कुछ पथ की कुछ यहाँ से यहाँ पथ तय कर, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच की न्यूनतम दूरी ये होगी, ये आपका दूरी क्या कहलाएगा? उसका विस्थापन। तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और जो है शून्य कुछ भी हो सकता है। तो स्टूडेंट मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं, अगर इसमें बातें जो है आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो आप जो है इस चैनल पे कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सवाल को जवाब दूंगा और आपको पूरे तरीके से संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।